वेरी गुड क्रिश। पहली बार देखा है कि मेरी ही आंखों के सामने मेरी ही पत्नी की शादी की बातें हो रही है और यह सब कर कौन रहा है? मेरा अपना भाई। लेकिन तुम कुछ भी कर लो क्रिश, मैं यह शादी कभी नहीं होने दूंगा। नताशा सिर्फ मेरी है, उसे मैं किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। रॉकी के चेहरे पर गुस्से के साथ एक शातिर मुस्कान थी। दूसरी तरफ नताशा अपने कमरे में अपने लॉकर से दस्तावेज निकाल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल के जज्बात काबू में नहीं आ रहे थे। वह खुद से गुदगुदाई, मुझे यह करना होगा, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। रॉकी को मैं बार बार अपने दिल से खेलने नहीं दूंगी। यह वक्त है उन्हें दिखाने का, जिन्होंने कभी औरत की अहमियत नहीं समझी। औरत कोई चीज नहीं है। मैं अगर किसी को अपने दिल में जगह दे सकती हूँ तो उसे बाहर भी निकाल सकती हूँ। कुछ भूल गए हैं, वह कुछ ख्यालों में है। वह मेरे हर दर्द का जवाब उसके सवालों में है। वह पूछता है बार बार, क्या हुआ है? गिरा दिया है उसने झटके में, और अब खुद को संभालने में कई सालों लगेंगे। अपने आंसू पोंछते हुए नताशा ने चेहरे पर मुस्कान लाई और दस्तावेज लेकर कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वह तेज कदमों से कमरे से बाहर निकली, अचानक किसी से टकरा गई। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने रॉकी था। रॉकी को देखकर नताशा की आंखों में गुस्सा उतर आया। वह बिना कुछ कहे चुपचाप साइड होकर जाने लगी। तभी अचानक रॉकी ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटके से उसे अपनी ओर खींचा। रॉकी, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। नताशा गुस्से में दांत पीसते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसकी आवाज में मजबूती थी। रॉकी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। अपनी दूसरी बाजू से उसने नताशा की कमर थाम ली और उसे अपने करीब खींचते हुए कर्कश आवाज में बोला, कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊं। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? नताशा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। रॉकी गुस्से से भड़कते हुए अपनी एक भौहें चढ़ाकर बोला, कौन होता हूँ? मैं इतनी जल्दी भूल गई वाइफी? तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ तुम्हारा? अच्छा, अगर याद नहीं है तो याद दिला देता हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरा हक बनता है यह पूछने का कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। आखिर रॉकी उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? अब नताशा को रॉकी पर बहुत गुस्सा आया और अगले ही पल पूरे हॉल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। रॉकी का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। रॉकी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि नताशा ऐसा भी कुछ करेगी, लेकिन नताशा के इस क्रिया से रॉकी की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसका एक हाथ अपने गाल पर चला गया और दूसरे हाथ की मुट्ठी कस गई। तभी नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए दांत पीसते हुए अपनी एक उंगली रॉकी पर तरफ पॉइंट करते हुए गुस्से से एक एक शब्द चबा चबा कर बोली, खबरदार रॉकी डेविडसन, जो एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम होते कौन हो मुझ पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाने वाले? आज बोल दिया, दोबारा बोलने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हें इसके लिए बहुत पछताना होगा। मेरे और समर के बीच क्या रिश्ता है यह तुम जैसे इंसान कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि जिस इंसान की सोच ही घटिया हो, जो किसी लड़की की फीलिंग नहीं बल्कि उसके जिस्म की चाहत रखता हो, उसे हर इंसान एक जैसा ही लगेगा। रॉकी, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मैंने तुम्हें जो समझा था तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम एक बेहद घटिया और गिरे हुए इंसान हो।
तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है ना, ना ही तुम मेरी इज्जत करते हो। तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरत के लिए मेरी जरूरत है, ताकि तुम अपनी मर्दानगी मुझ पर दिखा सको और अपना मेल ईगो संतुष्ट कर सको। तुम्हें यह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि कोई लड़की भला तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर सकती है। तुम समर से जलते हो, लेकिन सुन लो, समर भले ही तुम्हारा जितना बड़ा रॉकस्टार नहीं है, तुम्हारे जितना अमीर नहीं है, लेकिन वह बहुत अच्छा, केयरिंग और समझदार इंसान है। उसके अंदर इंसानियत है। वह लड़कियों की इज्जत करना जानता है। वह तुमसे बेस्ट है। और जिस शादी का तुम बार बार वास्ता दे रहे हो, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि यह वही रिश्ता है जिसे मानने से तुमने इनकार किया था। और सबसे बड़ी बात, तुमने आज तक मुझे यह बात नहीं बताई, लेकिन आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। हमारी शादी इलीगल है, तुम्हारे अमेरिकी कानून के हिसाब से। हम दोनों कभी पति पत्नी थे ही नहीं, और जब पति पत्नी है ही नहीं, तो तुम्हारा मुझ पर हक कैसा। मैं अब भी सिंगल हूँ और अनमैरिड हूँ। मुझे हर अधिकार है किसी से भी शादी करने का। यह हक मुझे मेरी फैमिली, तुम्हारे देश के कानून और मेरे दिल ने दिया है, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है। आज तक मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लायक नहीं हो। थैंक गॉड तुमने मुझे अपनाया नहीं, वरना मैं तुम्हें झेल नहीं पाती। मेरी लाइफ में समर जैसा इंसान आने वाला है। वह मुझे समझेगा, मेरी इज्जत करेगा। मैं उसके लिए सिर्फ एक सेक्स टॉय नहीं हूँ, बल्कि उसकी वाइफ रहूंगी। थैंक यू सो मच रॉकी, अपना यह घटिया चेहरा मेरे सामने लाने के लिए। और हाँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मेरी फैमिली ने समर के साथ मेरी शादी स्वीकार कर ली है। कल शाम मेरी सगाई है। मैं तुम्हें पर्सनली इनवाइट कर रही हूँ। तुम्हें मेरी सगाई में जरूर आना चाहिए। अपनी इस इलीगल बीवी को किसी और की लीगल वाइफ बनते देखना। यह कहकर नताशा अपने चेहरे पर तंज भरी मुस्कान लिए वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही वह रॉकी से दूर हुई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बिना पीछे मुड़े सीधा वहां से निकल गई। रॉकी अपनी जगह पर ही जम गया। उसकी आंखों में हैरानी और दर्द नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ नताशा नीचे आई तो उसने देखा कि घर के सभी लोग तैयार थे। तभी आशी ने मुस्कुराते हुए नताशा से कहा, नताशा, हम लोग एंगेजमेंट की शॉपिंग पर जा रहे हैं। तुम अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर मॉल में आ जाना। हम सब साथ में शॉपिंग करेंगे। वैसे भी तुम्हें और समर को अपनी एंगेजमेंट ड्रेस ट्राई करनी है। आशी की बात सुनकर नताशा ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। तभी समर ने नताशा से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? काफी देर से चुप हो। नताशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ समर, मुझे इस फैसले का कोई पछतावा नहीं है। और नताशा की बात सुनकर समर ने उसके हाथों पर हाथ रखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। नताशा समर के साथ का सहारा पाकर हल्का सा मुस्कुराई और उसका सर उसके कंधे पर टिक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के सामने आज जो कुछ भी रॉकी के साथ हुआ, जो बहस हुई, उसे याद करते हुए नताशा के दिल में गहरा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे, जिन्हें वह किसी तरह नियंत्रित करते हुए बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। नताशा दुखी दिल से मन ही मन खुद से बोली, तुम इतना कैसे बदल सकते हो रॉकी? तुम तो वैसे नहीं थे, क्योंकि जिस रॉकी को मैं जानती थी वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे नहीं पता इंसान गलत है या हालात, पर जो भी है यह मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी इन तकलीफों से बाहर निकलने की, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
थोड़ी ही देर में नताशा और समर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच गए, जहां क्रिश के कहने पर पहले ही सभी कागजात तैयार थे। वहां सिर्फ समर और नताशा को मैरिज रजिस्ट्रार के सामने साइन करना था, ताकि दोनों का आवेदन फॉर्म सबमिट हो सके। नताशा ने काफी भारी मन से साइन किया, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगी। थोड़ी ही देर में वे लोग राका की सुरक्षा के साथ शॉपिंग मॉल की तरफ निकल गए। शॉपिंग मॉल में क्रिश ने सुरक्षा कारण के लिए पहले ही मॉल खाली करवा दिया था। आशी खुश होते हुए इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस के क्षेत्र में बैठकर एंगेजमेंट के लिए तरह तरह की ड्रेस देख रही थी। गौरी और याना भी उसके पास बैठी हुई थी और अपने लिए लहंगा चुन रही थी। आशी ने लगभग 50 तरह की ड्रेस ट्राई कर ली थी और याना और गौरी को परेशान कर दिया था। लेकिन दिक्कत यह थी कि वह एंगेजमेंट के दिन सिर्फ एक ही ड्रेस पहन सकती थी और उसे सबसे अच्छी दिखना था। आखिर दुल्हन की बहन जो थी। आशी ने एक ग्रीन कलर का लहंगा उठाते हुए गौरी से पूछा, गौरी, यह लहंगा कैसा है? गौरी ने लहंगे को देखते हुए आखिरकार झुलसते हुए कहा, क्या दीदी, आप हमें 50 ड्रेस दिखा चुकी हैं और सब आप पर बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आप फिर भी कुछ फाइनल नहीं कर रही। अब आप हमें छोड़िए और पीछे बैठे क्रिश से पूछिए। वैसे भी यह ड्रेस पहनकर आप उन्हें ही तो दिखाएंगे। उनकी नजर में आप कैसी लग रही हैं, यह ज्यादा जरूरी है। याना ने गौरी की बात पर हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा। आखिरकार सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पति को खूबसूरत लगे। आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, यह तो मैं भूल गई। साइको की चॉइस हमेशा बेस्ट होती है, मैं उससे ही हेल्प ले लूंगी। कहते हुए आशी मुस्कुराई और अपनी जगह से खड़ी हो गई। क्रिश इस वक्त डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। वह अपने चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडा और गंभीर लुक लिए था। सेल्स गर्ल अपनी तिरछी नजरों से उसे देख रही थी। इतना हैंडसम और डैशिंग सुपरस्टार सामने खड़ा हो तो उसके दिल की धड़कनें तेज होने ही थी, लेकिन कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि अपनी नजरें सीधे उसकी तरफ उठाए। क्रिश अभी फोन पर बात कर ही रहा था कि अचानक आशी पीछे से आकर उसके गले लग जाती है और अपना सिर उसकी पीठ पर टिकाकर बड़ी ही मीठी आवाज में कहती है, साइको। आशी की मीठी आवाज सुनते ही क्रिश के चेहरे के कोल्ड एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हो गए। उसने तुरंत फोन काट दिया और बिना आशी की तरफ मुड़े बोला, क्या हुआ फायरफ्लाई, क्या तुम्हारी शॉपिंग पूरी हो गई? आशी ने मासूमियत भरे अंदाज में उसके सामने आते हुए कहा, नहीं साइको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ड्रेस चुनने में बहुत दिक्कत हो रही है, प्लीज तुम मेरी हेल्प कर देना। क्रिश ने अपनी एक भौं उठाते हुए कहा, इसमें चुनने की क्या बात है फायरफ्लाई? गौरी, याना और मॉम तुम्हारी मदद कर रही हैं और तुम्हें पैसे की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी पसंद हो सब ले लो। आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, साइको, पैसे की बात नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ और वैसे भी एंगेजमेंट तो सिर्फ एक ही ड्रेस पहन सकती हूँ, इसलिए मुझे बेस्ट चाहिए और इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्रिश ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरा फायदा क्या है? आशी ने मासूमियत से कहा, फायदा? भला मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ साइको? मेरे पास तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। क्रिश ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे पास बहुत स्पेशल चीज है फायरफ्लाई, जो मुझे तुमसे चाहिए, पर पहले तुम्हारी हेल्प करता हूँ, फिर वह चीज मैं खुद ले लूंगा।
यह कहते हुए कृष ने आशी को अचानक गोद में उठा लिया। आशी हैरान होकर डर के मारे उसके गले में हाथ डालकर कस गई और बोली, अरे यह क्या कर रहे हो साइको? प्लीज मुझे नीचे उतारो। यहाँ कितने लोग हैं, बाबा और मॉम भी यही हैं। वह क्या सोचेंगे? कृष ने एक गंभीर लहजे में कहा, शट अप फायरफ्लाई, कोई कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे साथ रहने का हर हक रखता हूँ। कहते हुए कृष ने आशी को अपनी गोद में उठाए हुए इस इंडियन कलेक्शन के दूसरे क्षेत्र में चला गया। निक, जो कि कृष और आशी को इस तरह जाते हुए देख चुका था, मुंह बनाते हुए अपने आप से बोला, लो हो गया इनका। यह ब्रो की फायरफ्लाई भी ना, जब देखो तब मंकी की तरह मेरे भाई से चिपकती रहती है। कहते हुए निक ने अपना सिर झटक दिया और तभी उसका ध्यान सामने गौरी पर गया। गौरी, जो कि आज एक लाइट पिंक कलर का लहंगा पसंद कर रही थी, उसे लेकर बगल में बने हुए एक ट्रायल रूम में चली गई और उसे चेक करने लगी। लहंगे को पूरी तरह पहनने के बाद वह ट्रायल रूम से बाहर निकलकर याना के सामने लहंगा शो करते हुए बोली, याना दीदी देखो यह लहंगा कैसा है। याना ने वह लहंगा देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और अपने हाथ से ओके का साइन बनाते हुए बोली, गौरी यह तो बहुत ही हॉट ड्रेस है, यह तुम पर परफेक्ट लग रहा है। और याना की बात सुनकर गौरी मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर फाइनल मुझे यही लहंगा चाहिए। तभी निक, जिसका ध्यान अभी गौरी पर ही था, गौरी को उस लहंगे में देखता है और बस देखता ही रह गया, क्योंकि वह लहंगा सचमुच गौरी पर बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन तभी उसका ध्यान सामने एक ब्लैक लहंगे पर गया, जिसे देखकर निक के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने गौरी पर तंज मारते हुए कहा, लहंगा तो अच्छा है पर उसको पहनने वाले की शक्ल कुछ खास अच्छी नहीं है। पता नहीं इन लड़कियों को पिंक कलर इतना पसंद क्यों होता है। तुम लड़कियों कुछ और कलर ट्राई क्यों नहीं कर सकती? क्या वह देखो सामने ब्लैक कलर कितना अच्छा लग रहा है। पर नहीं, तुम लोगों को तो सिर्फ पिंक ही पसंद है। लाइक डिस्कस्टिंग, इनकी चिंकी पिंकी पंख। कहते हुए निक उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन सच तो यह था कि वह चाहता था कि गौरी ब्लैक ड्रेस पहने। गौरी उसकी बात सुनकर चिढ़ गई। उसने गुस्से से पांव पटकते हुए कहा, हाँ तो हम लड़कियों को पिंक कलर पसंद है क्योंकि हम लड़कियां क्यूट होती हैं, बिल्कुल टेडी बियर की तरह। लेकिन तुम लड़कों को ब्लैक कलर पसंद है। ठीक है, तुम लड़के डेविल होते हो, तुम भी एक नंबर के डेविल हो। जब देखो तब मुझे परेशान करते हो। अब तो मैं यही कलर लूंगी। तुम पहनो अपना ब्लैक, ब्लैक डॉग। कहते हुए गौरी मुंह बनाकर वहां से चली गई और उसकी बातों को सुनकर निक का चेहरा एकदम काला पड़ गया। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं। अब निक गुस्से से अपना दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैं डेविल हूँ? ठीक है, मैं बताता हूँ डेविल क्या होता है। तुम बस देखते जाओ। यूं ही पिंकी पंख, ऐना और राहुल भी गिफ्टिंग से लेकर अपने पहनने के लिए कुछ ड्रेस सेलेक्ट कर रहे थे। तभी गौरी याना के साथ उसकी ड्रेस सेलेक्ट करने में मदद करते हुए बोली, दीदी आप भी सगाई में इंडियन ड्रेस पहनना, आप बहुत अच्छे लगोगे। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। इतना कहकर गौरी अब याना के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। तभी समर और नताशा भी वहां आ चुके थे। उनके साथ साथ राका भी आ चुका था। नताशा को वहां देखकर गौरी बहुत खुश थी। गौरी ने अपना लहंगा नताशा को दिखाया और बताया कि उसने यह सिलेक्ट किया है, जो देखकर नताशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी डिजाइनर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ राका को आकर इन्फॉर्म करती है कि क्रिश ने ऑर्डर के हिसाब से
एंगेजमेंट की ड्रेस के डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है और उन लोगों को ऊपर टॉप फ्लोर पर जाना होगा। डिजाइनर की बात सुनकर राका ने नताशा और समर को ऊपर टॉप फ्लोर पर भेज दिया और वह खुद अपने काम के सिलसिले में किसी से फोन पर बातें करने लगा। राका को वहां देखकर याना का चेहरा शांत हो गया था। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। तभी गौरी ने याना के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट की और याना को वह ड्रेस देते हुए उसे ट्राई करने के लिए कहा, क्योंकि याना एक इंग्लिश वाइट फेयर स्किन वाली लड़की थी। गौरी ने उसके लिए एक ब्लैक ड्रेस सेलेक्ट की थी। याना को भी गौरी की चॉइस अच्छी लगी थी। वह चुपचाप वह ड्रेस लेकर पास वाले चेंजिंग रूम में गई, लेकिन उसे पता चला कि उसमें पहले से ही कोई मौजूद था। इसलिए वह थोड़ा आगे वाले चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। अब वह ट्रायल रूम में अपनी ड्रेस ट्राई कर रही थी। याना ने लहंगा पहन लिया था, लेकिन उसका ब्लाउज जो कि काफी सारी डोरियों से बना हुआ था। याना उसे पहनकर काफी कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि वह अपने हाथों को पीछे ले जाकर उन डोरी को सही से सेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने कभी भी पहले इंडियन ड्रेस स्टाइल की ही नहीं थी। इनफैक्ट उसने देखा भी नहीं था। यह उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। याना ने कुछ देर ट्राई किया, लेकिन जब उससे नहीं हुआ, वह फ्रस्ट्रेट होते हुए गौरी को आवाज देते हुए बोली, गौरी, क्या तुम सुन रही हो? प्लीज हेल्प मी गौरी। कहते हुए याना गौरी से मदद मांग रही थी। तभी अचानक ही उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस हुए, जिनका स्पर्श पाकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानती हो गौरी, यह मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कि मैं इंडियन ड्रेस ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे सेट कैसे करना है। मुझे तो पता भी नहीं है मैं इस ड्रेस में कैसी लगूंगी। तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम पर हर ड्रेस सूट करती है स्वीटहार्ट। कहते हुए किसी ने अपने ठंडे होठ उसके कंधों पर रख दिए। इस आवाज को सुनते ही याना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कौन हो तुम? कहते हुए याना ने जैसे ही पलटकर देखा, सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं दूसरी तरफ नताशा और समर मॉल के टॉप फ्लोर पर वेडिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर क्षेत्र की तरफ गए थे, जहां एक स्पेशल डिजाइनर में उन लोगों को लिए कॉस्ट्यूम तैयार कर रखे थे। वहां कॉस्ट्यूम के कई सारे कलेक्शन थे। एक सेल्स गर्ल समर को उसकी ड्रेस दिखा रही थी। समर के लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट के कॉम्बिनेशन के साथ खूबसूरत सा 5 पीस सूट रेडी किया गया था, जो कि स्पेशल एंगेजमेंट पार्टी के लिए परफेक्ट था। नताशा के लिए लॉन्ग गाउन और लहंगे के कई सारे कलेक्शन थे, जो कि काफी एक्सपेंसिव और डिजाइनर थे। नताशा ने भारी मन से एक गाउन सिलेक्ट किया और ना चाहते हुए भी उसे ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। यह चेंजिंग रूम काफी बड़ा था। इसमें एक बहुत ही बड़ा सोफा टेबल और दीवार पर लगे हुए आईने थे, जो इस चेंजिंग रूम को काफी लग्जरियस बना रहे थे। नताशा ने लाइट व्हाइट कलर का गाउन सिलेक्ट किया था और अब वह उसे पहनकर ट्राई कर रही थी। नताशा ने वह गाउन अभी पहना ही था, तभी अचानक ही उस चेंजिंग रूम की लाइट चली गई। ऐसा होते ही नताशा कुछ पल के लिए घबरा गई और अब वह बाहर खड़े स्टाफ को आवाज देती हुई बोली, कोई है? प्लीज यहाँ की लाइट जला दो, यहाँ लाइट चली गई है। तभी नताशा ने महसूस किया कि बाहर से किसी ने भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा महसूस होते ही नताशा ने दोबारा आवाज देते हुए कहा, कोई है? प्लीज अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो यहाँ की लाइट जला दीजिए। और अब उसे यहाँ से भागने में ही अपनी समझदारी लगी, पर उसे अंधेरे में रास्ते का भी पता नहीं था।
वह बस इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी। तभी उस इंसान ने अचानक ही नताशा को अपनी बाहों में कैद कर लिया और अंधेरे में ही उसे उठाकर बगल के एक कोच पर फेंक दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि नताशा को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला और अचानक ही नताशा के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। तो दोस्तों, आखिर कौन है नताशा पर हमला करने वाला शख्स? क्या नताशा के साथ होने वाला है कुछ बुरा? क्या समर उसे बचा सकेगा? आखिर कौन है वह जो याना के चेंजिंग रूम में घुसा है? क्या शुरू हो रही है कुछ नई कहानी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।